पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी तक कोई भी साफ साफ नहीं दे पाया है। यूं तो इस विषय पर कई सारी किताबें और थ्योरीज पेश की जा चुकी हैं, पर इनमें से किसी को भी आप पूरी तरीके से सच नहीं मान सकते। हाँ, इस मामले में अगर कोई नाम सबसे पहले दिमाग में आता है तो वो है इंग्लिश साइंटिस्ट और नेचुरलिस्ट चार्ल्स डार्विन का। चार्ल्स डार्विन जो कि मशहूर हैं अपने डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को प्रपोज करने के लिए। अपनी इस थ्योरी में उन्होंने जीवन की उत्पत्ति से ज्यादा जीवन के विकसित होने के रहस्य और सभ्यताओं के विकास के बारे में लिखा है। उन्होंने भले ही ओरिजिन ऑफ लाइफ के इस सवाल की दास्तान में एक नया अध्याय जोड़ दिया हो, लेकिन जैसे जैसे रिसर्च बढ़ती गई, ऐसे और भी कई राज हम लोगों के सामने आए, जिनसे और भी नई नई थ्योरी इंसानों के सामने रखी गई। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी एक और थ्योरी के बारे में बताने वाले हैं जिसको सुनकर शायद आप बहुत चक्के हो जाएं। तो बिना वक्त जाया करे चलिए शुरू करते हैं आज के इस इवोल्यूशनरी वीडियो को और जानते हैं डार्विन थ्योरी से भी बड़ी एक पहेली के बारे में। तो ज्यादातर ऐसी थ्योरीज में हमें ये बताया जाता है कि पृथ्वी पर जीवन माइक्रो लेवल से शुरू हुआ। पहले अर्थ पर सिर्फ माइक्रोब्स और कुछ बैक्टीरिया थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वो विकसित होते गए। न सिर्फ उनका आकार बढ़ता गया बल्कि उनमें और भी काफी सारे बदलाव हुए और इन्हीं बदलावों से वेरियस स्पीशीज बनती गईं, जैसे मछलियाँ, बंदर, इंसान और भी बाकी सारे जीव। इवोल्यूशन के बारे में आपने इस चार्ट को तो देखा ही होगा। इसमें कैसे दिखाया गया है कि पहले एप्स आए, उसके बाद वो थोड़े से विकसित हुए और विकसित होते होते बाद में इंसान बन गए। अगर कोई आपसे कहे कि ये बात डार्विन थ्योरी के अकॉर्डिंग है तो वो आपको बिल्कुल गलत बता रहा है। चार्ल्स डार्विन ने ऐसा नहीं कहा था कि बंदर ही विकसित होकर इंसान बने, बल्कि उनका ऐसा मानना था कि बंदर और इंसान दोनों की जो पेरेंट स्पीशीज थी वो एक ही थी, जिसका मतलब दोनों ही जीवों के पूर्वज एक ही हैं। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है और इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता था और अब आप उनमें से एक हो गए हैं। आते हैं दोबारा से ओरिजिन ऑफ लाइफ के इक्वेशन पर। सभी लोग माइक्रोब्स वाली थ्योरी को अपना आंसर मान ही चुके थे, लेकिन तभी एक ऐसी थ्योरी इस दुनिया के सामने आई जिसने वैज्ञानिकों के मन में कई सारी आशंकाएं पैदा कर दी और इसी थ्योरी का नाम है पांसपर्मिया थ्योरी। बेसिकली अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि जो जीवन है वो पृथ्वी के अंदर से ही शुरू हुआ है और ये नेचुरल प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन का ही एक रिजल्ट है। लेकिन ये पांसपर्मिया थ्योरी इस चीज को सिरे से नकार देती है और ये कहती है कि हमारे पृथ्वी पर जो जीवन की शुरुआत हुई है वो इस ग्रह से नहीं बल्कि किसी और जगह से उसका ओरिजिन हुआ है। इसके अकॉर्डिंग किसी और प्लैनेट या सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट पर पहले जीवन था, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंस की वजह से इंटरगैलेक्टिक सिविलाइजेशंस ने जीवन का कुछ कण पृथ्वी पर भेज दिया। पांसपर्मिया थ्योरी मेनली 3 तरह की होती है। पहली लिथोपांसपर्मिया, दूसरी बैलिस्टिक पांसपर्मिया और तीसरी डायरेक्टेड पांसपर्मिया। लिथोपांसपर्मिया कहती है कि जीवन को पनपने के लिए या फिर जीवन की शुरुआत के लिए जो जरूरी तत्व है वो किसी दूसरी आकाशगंगा या फिर हमारे सौर मंडल के बाहर के इलाके से आते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अंतरिक्ष की हाई कंडीशन किसी भी चीज के सर्वाइवल के लिए बहुत ही मुश्किल और कठोर है। यही तत्व निरंतर अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं और तब तक घूमते हैं जब तक कि इन्हें कोई ऐसा ग्रह या फिर कोई ऐसी जगह ना मिल जाए जो इनके सर्वाइवल के योग्य हो। और जब इन्हें कोई ऐसी जगह मिल जाती है तो वो वहीं पर अपना ठिकाना बना लेते हैं और आगे तो आप लोग समझदार हैं, वहीं पर एक नव जीवन की शुरुआत हो जाती है। जाहिर है जो लोग साइंस से ताल्लुक रखते हैं उनके दिमाग में ये सवाल जरूर आएगा कि अंतरिक्ष में जाने के बाद ऑलमोस्ट हर चीज मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, फिर इतने दिनों तक अंतरिक्ष में घूमते हुए भी जिंदा रहना कैसे मुमकिन है? वेल, इसका भी बहुत ही इजी सा आंसर है। साइंटिस्ट ने हमारी पृथ्वी पर ही ऐसे कई सारे माइक्रोब्स खोजे हैं जो कई सैकड़ों डिग्री सेल्सियस की गर्मी बर्दाश्त करने के काबिल होते हैं और उन्होंने ऐसे माइक्रोब्स भी एक्सपेरिमेंट में पाए हैं जो बहुत ही ज्यादा माइनस का तापमान भी झेल सकते हैं। इन शॉर्ट, ऐसे कई सारे बैक्टीरिया अभी तक पाए जा चुके हैं जो कि स्पेस की ऑलमोस्ट हर कंडीशन में अपना सर्वाइवल करने के लायक होते हैं। तो ऐसा होना बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है,
लेकिन हाँ, थोड़ा रेयर जरूर है। दूसरा आता है बैलिस्टिक पंसपर्मिया। अब ये पंसपर्मिया का सबसे फेमस टाइप है। इसके मुताबिक हमारी पृथ्वी पर जीवन हमारे सोलर सिस्टम के ही किसी दूसरे ग्रह या सेलेस्टियल बॉडी से आया है। अब ये सेलेस्टियल बॉडी कोई चंद्रमा भी हो सकता है। वैज्ञानिक पंसपर्मिया के इस टाइप पर ज्यादा बिलीव करते हैं और उनका मानना है कि अगर पंसपर्मिया सच है तो ऐसा होने की संभावना ज्यादा है। इसके दो मेजर कारण हैं। पहला, अभी तक मंगल और बाकी ग्रहों समेत कई सारे चंद्रमाओं में भी ऐसे कई रिसोर्सेज पाए जा चुके हैं जिनके हिसाब से ये कहा जा सकता है कि सालों पहले यहाँ पर भी पृथ्वी जैसे ही हालात थे या फिर यहाँ पर एक दूसरी पृथ्वी बसाई जा सकती है। दूसरा, जिस तरीके से सूरज के चारों ओर ऑर्बिट में प्लैनेट्स अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं, ऐसी पोजीशन काफी बार आती है कि मंगल ग्रह से पृथ्वी पर किसी भी एस्टेरॉइड के थ्रू ट्रांसमिशन किया जा सके। सुनने में भले ही मजाक लगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी पर ज्यादातर माइक्रोब्स एस्टेरॉइड के थ्रू ही आए हैं। यही नहीं, आज भी अगर अंतरिक्ष से कोई छोटा सा टुकड़ा पृथ्वी पर गिरता है तो उससे साइंटिस्ट को किसी न किसी नए जीवाणु के बारे में जरूर पता चलता है। इस बैलिस्टिक पंसपर्मिया के अकॉर्डिंग ये भी कहा जाता है कि पृथ्वी इसका कोई दूसरा चरण नहीं है, बल्कि ये एक साइकिल है जो एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर ब्रह्मांड की सभी जगहों में चलती चली जा रही है। जैसे मान लीजिए अभी ये चीज मंगल से पृथ्वी पर आई है, कुछ सालों बाद अगर कोई और ग्रह पृथ्वी से ज्यादा फेवरेबल कंडीशन में होगा तो शायद जीवन का कोई तत्व यहाँ से उस ग्रह में चला जाए। इस कॉन्सेप्ट को समझना कभी कभी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, लेकिन ये उतना भी पेचीदा नहीं है जितना दिखता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि लाइफ एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर कंडीशन के हिसाब से डिलीवर होती रहती है। क्या पता पहले मानव सभ्यता मंगल ग्रह पर ही रहती हो, लेकिन जब वहाँ पर रिसोर्सेज और कंडीशन खराब होने लगे तो उन्हें जानबूझकर पृथ्वी पर आना पड़ा हो। शायद इसीलिए मंगल को पृथ्वी का जुड़वा भाई कहा जाता हो जीवन के मामले में। क्या पता इसीलिए मंगल पर भी वो सभी रिसोर्सेज मिलते हों जो कि पृथ्वी पर जीवन के लिए जरूरी हैं। ये भी एक तरीके का एग्जाम्पल है जो कि इस बैलिस्टिक पंसपर्मिया के सच होने पर और ज्यादा ठप्पा लगाती है। और शायद अब आप समझ ही गए होंगे कि आखिर बाकी सब पंसपर्मिया थ्योरीज को छोड़कर वैज्ञानिक इस पर ज्यादा विश्वास क्यों करते हैं। और अब बात करते हैं हमारी आखिरी सबसे डिस्प्यूटेड और शायद सबसे डरावने हमारे तीसरे पंसपर्मिया यानी कि डायरेक्टेड पंसपर्मिया की। इसके हिसाब से हमारी पृथ्वी पर जीवन नेचुरली ना तो सौरमंडल के बाहर से और ना ही सौरमंडल के अंदर से आया है। इसके हिसाब से पृथ्वी पर जीवन प्राकृतिक तौर से आया ही नहीं, बल्कि एक तरीके का सोचा समझा एक्सपेरिमेंट था किसी हाईली सिविलाइज्ड सभ्यता का। आसान भाषा में समझाऊं तो आप कह सकते हैं कि हमारा पृथ्वी पर आना या फिर जीवन का पृथ्वी पर बसना एलियंस की एक सोची समझी रणनीति थी और कुछ नहीं। अब जाहिर सी बात है कि अभी तक वैज्ञानिक इसमें विश्वास करते नहीं हैं, क्योंकि अभी एलियंस हैं या नहीं हैं पूरी तरीके से तो ये भी प्रूफ नहीं हुआ है। एलियंस को अभी किसी ने भी नहीं देखा है। भले ही अमेरिका के एरिया 51 और भी कई सारी अफवाहों के हिसाब से अमेरिका कई दशकों से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडीज पर एक्सपेरिमेंट कर रहा हो, पर क्योंकि ये ऑफिशियल नहीं है, अभी तक हम इसको पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते और इसे मात्र एक हाइपोथेसिस करार दे सकते हैं। लेकिन अगर इस बात पर गौर करें तो फिर इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि इसके सच होने के चांसेस बहुत ज्यादा हों। अभी तक पृथ्वी पर कई सारी यूएफओ साइटिंग्स और मिस्टीरियल चीज देखी जा चुकी है जिनका सीधा ताल्लुक स्पेस और एलियंस से बताया जाता है। तो काफी हद तक ऐसा पॉसिबल है कि एलियंस ने ही सो कॉल्ड पहले दो प्राणी एडम और ईव को पृथ्वी पर भेजा हो और उसके बाद से ही वो हम पर लगातार नजर रख रहे हों। कभी कभी हम उन्हें देख लेते हैं और उनकी यूएफओ की तस्वीरें ले लेते हैं, और वहीं दूसरी ओर चांस देखकर अमेरिका उन्हें एरिया 51 में पकड़ लेता है। हो सकता है हमारा और आपका पृथ्वी पर रहना केवल एलियंस की ही इच्छा हो। मिस्र यानी इजिप्ट के पुराने खंडरों में भी ऐसी काफी सारी ड्राइंग्स पाई जा चुकी हैं जिनमें काफी अजीब अजीब लोगों की इमेजेस बनी हुई हैं। ज्यादातर एलियन रिसर्चर्स और एलियन थ्योरिस्ट्स यही मानते हैं कि उन सभी ड्राइंग्स में बने लोग और कोई नहीं बल्कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स या आसान भाषा में कहें तो एलियंस हैं।
यही कुछ एविडेंसेस हैं जिनकी वजह से भले ही इस थ्योरी पर कोई पुख्ता सबूत ना मिले, लेकिन इन सभी बातों के कारण हम मजबूर हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं इस कैटेगरी के पंचपर्मिया को सच मानने के लिए। लेकिन चाहे हम लोग आज कितनी ही ज्यादा थ्योरीज और पॉसिबिलिटीज के बारे में बात कर चुके हैं, हम लोग भले ही माने कि पृथ्वी पर जीवन सौरमंडल के बाहर से आया हो, सौरमंडल के ही दूसरे ग्रह से आया हो या फिर किसी और ने भेजा हो, पर सवाल अभी भी वही का वही है कि पूरे ब्रह्मांड में जीवन कहाँ से आया। अगर जीवन वाले तत्व थे तो वो जीवन वाले तत्व कहाँ से आए। जितना ही हम लोग इस सवाल की गहराई में घुसते हैं, जितना ही हम लोग इस सवाल के बारे में पढ़ते जाते हैं, सुनते रहते हैं और रिसर्च करते जाते हैं, हम फिर से एक ऐसे फेज में फंस जाते हैं जिससे ये सवाल और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और हम दोबारा उसी पॉइंट पर आ जाते हैं जिस पॉइंट से हम लोगों ने शुरू किया था, that how the life in the universe was actually originated and what made it possibly come true। हमने आज आपको पंचपर्मिया और उसके 3 अलग अलग टाइप यानी कि लिथोपंचपर्मिया, बैलिस्टिक पंचपर्मिया और डायरेक्टेड पंचपर्मिया के बारे में बताया। न सिर्फ इतना, बल्कि हमने आपको इन तीनों ही हाइपोथेसिस के सही और गलत होने के पहलू से भी परिचित करवाया। आपको इन तीनों ही पंचपर्मिया में से किसके सही होने के ज्यादा चांसेस लगते हैं या आपकी वीडियो के बारे में जो भी राय हो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो बिना सोचे समझे तुरंत लाइक बटन पर क्लिक करें। आगे कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें उसके बारे में भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। जल्द मिलूंगी एक और नए विषय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।